हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो चलो, अब अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स कर लिए थे। टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो देखो फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट क्या है। देखो, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर, ठीक है, with the charge for the distance covered. For a distance of 10 kilometer, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometer, the charge paid is rupees 155. ठीक है, what are fixed charges and the charge per kilometer? How does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? देखो क्या है इसमें, अब यही सेटमेंट को हिंदी में रीड करते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े का एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े मतलब जो फिक्स चार्ज है, जो हमने देने ही देने के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? ठीक है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? क्लियर है? मतलब एक क्वेश्चन है, जैसे कोई टैक्सी चार्जेस का कोई शहर में इस तरह से है कि हमें फिक्स चार्ज देने ही देने। अगर हमने टैक्सी या कैब बुक की तो हमें फिक्स चार्ज देना ही देना है। बाकी किस बात पर डिपेंड करता है कि हमने कितनी दूरी के लिए वो कैब या टैक्सी बुक की है। ठीक है ना, तो फिक्स चार्ज हमने देने देना है, और चार्ज पर किलोमीटर मतलब जो हर किलोमीटर का जो चार्ज है वो क्या होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमें लिख देना है लेट फिक्स चार्ज। ठीक है, माना नियत भाड़ा कितना माना है, x रुपीज। ठीक है, लेट चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या माना है हमने, y रुपीज। ठीक है बच्चों, अब देखना जरा ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो जरा, अब पहले केस पर आ जाओ। देखो, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ कितना, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। ठीक है ना, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105। अब देखो, बुक जैसे हमने कैब या टैक्सी बुक की तो उसका एक तो बुकिंग का जो फिक्स चार्ज है वो तो है ही है। मतलब ये हमने क्या किया, फिक्स चार्ज। ठीक है ना, ये देखो हमने लिखा फिक्स चार्ज, ये तो हमने देने देने। अब देखो एक्स्ट्रा चार्ज क्या है, पर किलोमीटर। यहां पर कितना, 10 किलोमीटर चार्ज किया, और कितना आ गया हमारा टोटल फेयर। टोटल फेयर कितना आ गया, जब 10 किलोमीटर था, है ना, तो चार्ज पेड इज रुपीज कितना आ गया, 105। तो ये किसके इक्वल आएगा, 105। ये जो लाइन अभी मैंने बोली है, ये वाली फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर क्या हो गया, पर किलोमीटर, है ना। तो ये लाइन आपने एग्जाम में मेंशन नहीं करनी। क्लियर है? तो अभी देखो फिक्स चार्ज क्या है, x। ठीक है, अब चार्ज पर किलोमीटर हमने क्या माना है, देखो प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने क्या माना है, y रुपीज, और यहाँ पर कितने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, तो आ जाएगा 10y इक्वल्स टू 105। दैट विल बी इक्वेशन 1। समझ आ गई? इसी तरह से सेकंड केस में कितना है, देखो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। ठीक है ना, अगर हिंदी इंग्लिश मीडियम में चेक करें तो, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105। तो x तो फिक्स तो x है, प्लस अब कितनी दूरी तय करी, 15 किलोमीटर, और चार्ज कितना दिया, 105। देखो क्या किया, सेकंड केस में फिक्स चार्ज तो x ही है, अब डिस्टेंस कितना कवर किया, 15 किलोमीटर, तो अब चार्ज कितना दिया, 155। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, अब बस हमें इन्हें सॉल्व करना है। अब यहां पर लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105। यहां से आप x की वैल्यू कैरी कर लो, 105 माइनस 10y। ये वैल्यू आ गई हमारी x की, कहां से आई, इक्वेशन 1 से। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें पता है कि हमने 1 से वैल्यू पिक की है, तो किस में पुट करेंगे, 2 में। अब यहां पे लिखोगे पुट x इन इक्वेशन 2। हिंदी में पता है ना, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो मैं लिख भी देता हूं, x का मान समीकरण 2 में
ठीक है ना, रखने पर। अब इक्वेशन 2 क्या है हमारी? इक्वेशन 2 है x प्लस 15y। तो अब यहां पर लिखोगे आप x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। ठीक है, अब x की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की हुई है? ये देखो x की वैल्यू 105 माइनस 10y। तो अब x की वैल्यू कहां पुट करेंगे? अब यहां पुट करेंगे। तो क्या आएगा? 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो माइनस 10 प्लस 15y ये आ जाएगा प्लस 5y इक्वल्स टू 155। ये इधर 105 प्लस का, उधर के क्या होगा? माइनस का। तो 5y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 155 में से 105 गई, आ जाएगा 50 एंड y क्या आ जाएगा हमारा? 10। ठीक है ना। अब नाउ देखो, अब x क्या होगा हमारा? 105 माइनस 10y इक्वल्स टू 105 माइनस y की वैल्यू क्या आई है? 10। तो इस y की वैल्यू आप कहां पुट करोगे? यहां पर। तो माइनस 10 इंटू 10 मतलब 105 माइनस 100, देन x हमारा कितना आ गया? 5। ठीक है ना। तो अब हमने आंसर कैसे लिखना है, इतना क्लियर है ना? तो देखो अब हमने आंसर कैसे करना है। अब जो शुरू में स्टार्टिंग में हमने लाइंस लिखी थी ना, ऐसे ही लेट फिक्स चार्ज, है ना, माना नियत भाड़ा। अब यहाँ पे क्या करोगे? लेट की जगह पे क्या लिखोगे? हेंस फिक्स चार्ज। अतः नियत भाड़ा बराबर x की वैल्यू आएगी, कितनी आ गई? 5। और लेट चार्ज पर किलोमीटर, अब माना लेट नहीं आएगा, अब यहाँ पर हेंस चार्ज पर किलोमीटर, अतः प्रति किलोमीटर भाड़ा y कितना आ गया हमारा? y कितना आया? 10 रुपीज। तो यहाँ पर 10 लिख दोगे। ठीक है ना, क्लियर है ना? अब लिखोगे ऐसे, हेंस लिख लोगे ना। अब हेंस फिक्स चार्ज इक्वल्स टू x कितना आया? 5 रुपीज, है ना। ये रुपीज है, इसे 52 मत समझ लेना। ठीक है ना, अब हिंदी मीडियम लिख लोगे ना आप। अब इसके बाद हेंस चार्ज पर किलोमीटर, ये कितना आया है? y, और y कितना है हमारा? 10 रुपीज। अब लास्ट में एक बात और पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है? स्टेटमेंट पे आओ जरा। देखो, व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? अब इंग्लिश में, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां पे लिखोगे चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। अब यहां पे लिखोगे चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो इसके क्या बन जाएगा? x तो बन गया फिक्स जो है वो क्या आ गया? x। बाकी कितने किलोमीटर? 25 किलोमीटर। और पर किलोमीटर का चार्ज क्या है? y। ये आएगा x प्लस 25 है। अब यहां पर दोनों की x और y की वैल्यू पुट कर दो। अब x कितना आया हमारा? 5 प्लस 25, y की वैल्यू क्या आ गई? 10। और यहाँ पे 5 प्लस 25 इंटू 10 250, और ये आ गया 255 रुपीज। दैट विल बी आवर आंसर। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा, सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और स्टूडेंट, इसका जो 5th पार्ट है वो देखिए, स्टेटमेंट है इसकी, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो वह कितनी हो जाती है? 9/11, 9/11। ठीक है, अब यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। ठीक है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम में, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शन कितनी हो जाती है बच्चों? 9/11। कब? जब बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कितना जोड़ दिया जाता है? 2। ठीक है ना। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, ठीक है, इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आए तो हमने फटाफट से 3 लाइन्स, तो ये आप याद रख लो, हमने लिखनी है। जैसे माना अंश मतलब न्यूमरेटर, हर डिनोमिनेटर। अंश को, न्यूमरेटर को हमने x कंसिडर कर लेना है, डिनोमिनेटर को हमने y कंसिडर कर लेना है। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी हमारी?
न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब x अपॉन वाई। ठीक है, तो देखो इसमें दो केस बनेंगे। जो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट केस है उसमें देखो क्या होगा, यहां से रीड करो, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है ना। अब हिंदी में यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक है ना। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो यहाँ से जो भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यहाँ से हमारा फर्स्ट कंडीशन रहती है क्वेश्चन की। ठीक है ना। और देखो ये हमारी फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, ये कितनी किसके इक्वल हो गई, कितनी हो गई ये 9/11। कब हुई देखो, आ फ्रैक्शन में 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, जब अंश और हर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाता है। क्लियर है। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ये जो फ्रैक्शन है हमारी x अपॉन वाई, ये कितनी बन जाएगी, देखो जब इनमें 3 जोड़ दिया जाएगा, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, जब दोनों में हमने 3 ऐड कर दिया तो ये कितनी बन गई, देखो जरा एंड में, इट बिकम्स 5/6। तो ये कितनी हो गई 5/6। दोनों कंडीशंस हमने यहाँ पर बना ली हैं। अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, जैसे 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 इंटू वाई प्लस 2, और इन द सेम वे इधर भी ऐसे करोगे, 6 इंटू एक्स प्लस 3 और 5 इंटू वाई प्लस 3। क्लियर है। अब सॉल्व करो, 11 इंटू एक्स 11x प्लस 11 इंटू 22 इक्वल्स टू 9 इंटू वाई 9y प्लस 9 टू ज़ा 18, और ऐसे ही 6x प्लस 6 3 ज़ा 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 5 3 ज़ा 15। अब क्या करो, x और y के टर्म्स को आप एक तरफ से करो और इक्वेशन बनाओ। जैसे यहाँ पर 11x है, यहाँ पर 9y है, तो क्या होगा 11x माइनस 9y, ये प्लस का 9y है, इधर का आके क्या होगा माइनस, इक्वल्स टू यहाँ क्या रह गया 18। अब यहाँ 22 है, उधर जाके क्या होगा माइनस, एंड इक्वेशन विल क्या बन जाएगी 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। दैट विल बी इक्वेशन 1, क्योंकि 18 माइनस 22 प्लस माइनस माइनस, और साइन जो होता है जो ग्रेटर वैल्यू के साथ होता है, इसलिए 22 माइनस का है तो यह 4 हो गया माइनस का। ठीक है ना। अब इसी को आगे करते हैं, अब इस इक्वेशन को 6x, देखिए यहाँ से 5y प्लस का रहा, इधर आके क्या हुआ माइनस इक्वल्स टू 15, और ये प्लस का 18 है, उधर आके क्या होगा माइनस, तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। दैट विल बी इक्वेशन 2। समझ आ गई यहाँ तक, क्लियर है। ठीक है, अब आप कोई सी भी इक्वेशन चूज कर लो, वेदर यू कैन चूज इक्वेशन 1 और यू कैन चूज इक्वेशन 2 ऑल्सो। ठीक है ना। तो अब हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। तो यहाँ से आप 11x इक्वल्स टू 9y, यहाँ माइनस का है, उधर रखे क्या हो जाएगा प्लस का और -4। ठीक है ना। और आप इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होना, जैसे ये माइनस का 4 है ना, ठीक है ना। अब 9y इधर माइनस का, उधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, चाहे तो इसे -4 प्लस 9y कर दो, या 9y -4, दोनों एक ही बात है। ठीक है ना। अब देखो 11 x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अब जो है 11 क्या करेगा 9y -4 अपॉन 11, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, पिक एंड पुट। तो पिक कहाँ से, इक्वेशन 1 से, पुट कहाँ करेंगे इक्वेशन 2 में। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुट x इन इक्वेशन 2। ठीक है ना। अब बच्चों हिंदी मीडियम आप लिख लेना, अब तो इतना समझ आ ही गया होगा आपको। अब अच्छा, अब हमारी इक्वेशन 2 क्या है, देखिए जरा, इक्वेशन 2 ये रही हमारी, है ना, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। अब ये x की वैल्यू क्या आई है 6 इंटू यहाँ पर 9y -4 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3। क्लियर है ना। हमने x की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो 6 9 ज़ा, अब यहाँ से क्या होगा, देखो 6 9 ज़ा, यहाँ पे क्या आ गया 54
वाई माइनस 6 4 ज़ा 24/11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3। ठीक है ना। अब ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं, जैसे ये 54y है ना, इसके साथ माइनस कर देंगे 54 माइनस 5, ठीक है ना, जबकि ये गलत होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पर देखो ये पूरी एक टर्म है, इसके अपॉन में 11 है, यहाँ पर ये सेकंड टर्म है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो क्या लगाओगे 1। जब भी एक ऐसी टर्म आए जिसके अपॉन में कुछ हो या जिसके अपॉन में कुछ ना हो, तो हमने हमेशा उसे एलसीएम लेके सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 11 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, नेचुरली 11 ही आएगा। अब यहाँ 11 है, एलसीएम का रूल नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई। अब 11 से 11 डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा 1, और 1 इस पूरे से मल्टीप्लाई करेगा तो यही आ जाएगा 54y माइनस 24, ठीक है, माइनस। अब 1 को 11 को 1 डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 11 आएगा, और 11 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा 55y इक्वल्स टू -3। देखिए, देखा बच्चों, आ गया ना फर्क। कहाँ यहाँ पर -5 कर रहे थे, अब कहाँ यहाँ पर आ गया 55y, ठीक है ना। एलसीएम आई थिंक सबको पता होगा, अगर नहीं भी पता हो तो मैं आपको सिंपल सा एक फंडा बताता हूँ। जैसे यहाँ पर 11 है, यहाँ भी 11 है, तो ऊपर वाले टर्म एज इट इज आ जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर और एक और है, अगर ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब अब ठीक है ना, तो आप क्या करा सकते हो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, मतलब बीच में इक्वल नहीं लिखना, ये सिर्फ एक एलसीएम याद करने का मेथड होता है, आप हमेशा नहीं ऐसा कर सकते, ठीक है ना। जैसे 54y माइनस 24 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कराया, तो ये सारा एज इट इज यहाँ पर आ गया, और 11 5 सा 55, ठीक है ना। मैं फिर कह रहा हूँ, ये अप्रोच हमेशा यूजफुल नहीं होती, मतलब ये तब यूजफुल होती है जब इन दो टर्म्स में एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो। जैसे यहाँ पर 2 3 होता तो इसको हम 2 से कराते, इसको 3 से कराते, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर मान लो 16 और यहाँ पर 24 आ जाए, तो ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, तब ये अप्रोच काम नहीं करेगी, तब आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। क्लियर है। तो चलो अब हम आगे कर चलते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या आ गया 54y माइनस 55y, तो प्लस माइनस क्या होगा -y, ठीक है ना, -24, क्लियर है, अपॉन 11 इक्वल्स टू यहाँ पर -3 है, ये समझ आई, प्लस 54y माइनस 55y, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, और 55 ग्रेटर वैल्यू इसलिए आ गया -y, क्लियर है। और इधर -24 अपॉन 11 इक्वल्स टू -3। अब देखिए -y माइनस 24 इक्वल्स टू, अब देखो ये इक्वल्स टू के इधर डिवाइड कर रहा है, तो उधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, क्या आएगा 11 3 सा -33। अब -y इक्वल्स टू, ठीक है, अब क्या होगा -y इक्वल्स टू -33, और ये माइनस का 24 है, इक्वल टू उधर क्या होगा प्लस, और -y इक्वल्स टू -9, क्यों माइनस प्लस माइनस और साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 9। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स, गुड, वेरी गुड। अब ठीक है स्टूडेंट्स, y कितना आया 9। नाउ देखो, नाउ हमारे पास x की वैल्यू क्या है 9y माइनस 4 अपॉन 11, ठीक है स्टूडेंट्स। अब x इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या आई है बच्चों 9, तो इधर 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11, तो x इक्वल्स टू 9 9 ज़ा 81 माइनस 4 अपॉन 11, तो x इक्वल टू 11 माइनस 4 77/11, तो x कितना आ गया 7, ठीक है ना। तो अब आपने आंसर क्या लिखना है, देयरफॉर न्यूमरेटर हमारा कितना आ गया, न्यूमरेटर मतलब अंश कितना आ गया x बराबर 7, डिनोमिनेटर हर कितना आ गया y इक्वल्स टू 9, तो भिन्न मतलब फ्रैक्शन हमारी कितनी आ गई, सॉरी फ्रैक्शन हमारी कितनी आ जाएगी, ये ना आपने लिख लेना है एंड में, ठीक है ना, ये अपने आप लिखना है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं ये आंसर नहीं लिखवाऊंगा, मैं आंसर कैसे लिखना है वो नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप लिखोगे, ठीक है ना। फ्रैक्शन हमारी क्या है x अपॉन वाई, तो ये कितनी आ जाएगी 7/9, दैट विल बी द आंसर। क्लियर है, होप ये सबको समझ आ गया होगा।
और जहाँ पर बच्चों आपको लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ, आपने वीडियो पॉज करके देखनी है, ठीक है। ओके बच्चों, नाउ 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अभी एज वाला क्वेश्चन है। देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब जैकब की जो एज है वो 5 साल बाद अपने बेटे की एज से तिगनी हो जाएगी, ठीक है ना। 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 साल पहले 7 गुनी थी, 5 साल बाद 3 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है। अच्छा इंग्लिश में 5 year हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैसे मैंने भी बताया 5 साल बाद जैकब की एज उसके बेटे की एज की तिगुनी हो जाएगी। 5 years अगो जब भी आए तो पीछे पीछे ले रहे हैं अपने, मतलब जो बीत गया है माइनस करना है। और जब भी 5 year हेंस या ऐसा आ जाए या आफ्टर 5 year तब आपने ऐड करना है, ठीक है ना। देखो अब 5 years अगो जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है, मतलब 5 साल बाद जैकब की एज अपने बेटे की एज की तिगनी हो जाएगी और 5 साल पहले जैकब की एज अपने बेटे की एज की 7 गुनी थी, ठीक है ना। देखो ये अब सबसे पहले आपने लिखना है माना जैकब की वर्तमान आयु, लेट जैकब प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर्स। भाई यहाँ पर ईयर्स लगाना बहुत ज़रूरी है और हिंदी में वर्ष, ठीक है ना। अब देखो माना उसके पुत्र की वर्तमान आयु, लेट हिज सन्स प्रेजेंट एज y ईयर्स और हिंदी में वर्ष। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 और केस 2। केस 1 क्या है, 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 वर्ष बाद। अब देखो जैकब कितने साल का है, कितनी एज है जैकब की, प्रेजेंट एज मतलब x ईयर और प्रेजेंट एज कितनी है x। तो इसके बेटे की भी प्रेजेंट एज क्या हमने मानी है y। देखो 5 साल बाद की बात हो रही है, अगर जैकब की एज 5 साल बढ़ेगी तो इसके बेटे की भी 5 साल एज बढ़ेगी। इतना क्लियर है। अब देखो अब पहले कंडीशन पे आओ। 5 years हेंस द एज ऑफ जैकब्स विल बी थ्री टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 साल बाद जो ये जैकब की एज है और ये जैकब का बेटा है सन, है ना। अब 5 वर्ष बाद जैकब की एज 5 साल बढ़ गई, उसके बेटे की भी 5 साल बढ़ गई। बट कंडीशन क्या हुई, बट जो जैकब की एज थी अपने बेटे की एज 5 साल बाद जैकब की एज है अपने बेटे की एज की कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स। ये आ जाएगा मतलब 5 साल बाद जैकब की एज अपने बेटे की एज की कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स। समझ आई। अब यहाँ से x + 5 इक्वल्स टू 3y + 15। ये क्लियर है। अब इधर से x देखो ये +3y इधर, इसे इधर ले आओ, -3y इक्वल्स टू 15। ये प्लस का 5 है, उधर का क्या होगा माइनस। तो x - 3y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब बात करते हैं 5 years अगो मतलब 5 वर्ष पूर्व पहले की बात। अब देखो 5 years अगो जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले देखो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। देखो अब 5 साल पहले की बात हो रही है तो हमने प्रेजेंट एज से कैलकुलेट करना है। प्रेजेंट एज जैकब की कितनी है x और उसके बेटे की कितनी है y। अब 5 साल पहले की बात, तो 5 साल पहले के जब अगर एज जैकब की एज की हम 5 साल पहले जाएंगे तो उसके बेटे के भी एज के 5 साल पहले जाना पड़ेगा हमें, है ना। अब जो जैकब 5 साल पहले कितनी एज का था, अपने बेटे की एज का 7 टाइम्स। समझ आ गई। देखो इजी ये स्टेटमेंट्स होती हैं, हमें बस इन्हें समझने की ज़रूरत है, बाकी बहुत इजी है इन्हें सॉल्व करना। और जैसे हम सॉल्व करेंगे तो x - 5 इक्वल्स टू कितना आ गया 7y - 35। क्लियर है। तो x माइनस, अब 7y प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो -7y इक्वल्स टू -35। ये -5 उधर आके क्या होगा प्लस, है ना। तो x - 7y और ये कितना आ जाएगा इधर -30। दैट विल बी इक्वेशन 2। अब चॉइस इज योर्स, व्हाट टेक इक्वेशन 1 और 2, ठीक है ना। अब लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है,
x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, तो यहाँ से x की वैल्यू कंसिडर करो 3y प्लस 10, और अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, 10 ये माइनस है ना, उधर के क्या हो गया प्लस 3y, ये एक ही बात है। यहाँ पर 3y को सीधा मैंने आगे लिख लिया, उधर उधर ये जाके ये प्लस का हो गया। ये दोनों बच्चों सेम थिंग है, कोई फर्क नहीं है, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, ठीक है ना। अब 1 से पिक किए तो कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में, पुट x इन इक्वेशन 2। अच्छा, अब हमारी इक्वेशन 2 है क्या, कहाँ गई, ये रही, देखो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30, यहाँ पर लिखो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30, और x की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की, x इक्वल्स टू 3y प्लस 10, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, x की प्लेस पर 3y प्लस 10 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30, ठीक है ना। अब 3y माइनस 7y, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 7 में से 3 का कितना आ गया 4, साइन आया माइनस का क्योंकि 7 ग्रेटर वैल्यू और साथ में आ गया y, मतलब 3y माइनस 7y कितना आ गया माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 30। अब यहाँ पे प्लस है, ये जब उधर ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 4y, क्लियर है ना इतना, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 30 और 10 कितना आ गया 40, साइन ऑलवेज माइनस, माइनस माइनस हमेशा प्लस होती है और साइन हमेशा माइनस का ही आता है, और ऐसे ना पता लगे तो बड़ी वैल्यू 30 है, 30 के साथ साइन, ठीक है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4y इक्वल्स टू 40 और y कितना आ गया 10, y 10 आ गया। नाउ अब x की वैल्यू क्या है 3y प्लस 10, तो x इक्वल्स टू 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई 10 प्लस 10, और x इक्वल्स टू वाई 30 प्लस 10, और x इक्वल्स टू 40। अब बच्चों कई बार गलती यहाँ हो जाती है, 3 इंटू 10 प्लस 10, कुछ बच्चे क्या करते हैं 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, 20 इंटू 360, ऐसा नहीं होगा, आपने बॉड मास को याद रखना है ऐसी कैलकुलेशन करते टाइम, ठीक है ना, हमेशा मल्टीप्लाई एडिशन से पहले आती है, तो पहले मल्टीप्लाई करना है बाद में ऐड करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो x इक्वल टू 40 y इक्वल टू 10 आ गया, देयरफॉर अब आंसर अपने आप लिख लोगे, जैकब की प्रेजेंट एज को हमने क्या मानी थी, x कितना आ गया 40 ईयर्स, और उसका जो सन था उसकी एज क्या थी y कितनी आ गई 10 ईयर्स, दैट विल बी आंसर, दैट इज आंसर, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स होप आप सबको ये मतलब ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4, और 3.4 में एक न्यू मेथड लेकर आएंगे, एलिमिनेशन मेथड, वो और भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन आई थिंक समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखो, तंदुरुस्त रहो, ठीक है ना, स्टे फिट स्टे काम, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।